नमस्कार। मोदी सरकार 2.0 के चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं, पर आज हमारी बात होगी मोदी सरकार 2.0 के एक ऐसे मंत्री के बारे जो सिर्फ एक राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने सही पकड़ा, वैसे थंबनेल में भी तो आपने देख ही लिया होगा। मैं बात कर रहा हूं हमारे कानून और इंसाफ के मंत्री चुने जाने वाले किरण रिजिजू की। अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट यूनियन कैबिनेट में शामिल हुए इस मंत्री ने इतिहास में अपना नाम तो रच ही लिया है। इन्होंने अपना नाम दर्ज कर लिया है, पर अगर अपना कर्तव्य इन्होंने सही तरीके से नहीं निभाए, इतना अच्छा मौका पाने के बाद भी अगर इन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो इन्हें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। महाभारत के भीष्म को इतिहास ने कभी माफ नहीं किया, तो हम आम इंसानों की क्या औकात है। रिजिजू को इतने बड़े प्रभारी बनाना खुद उनके लिए एक चुनौती भी है और एक मौका भी। जिस क्षेत्र से आते हैं ये क्षेत्र देश के सबसे पिछड़े राज्यों से बना एक क्षेत्र है, यानी द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पर यह क्षेत्र इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि इसमें क्षमता नहीं है, पर इसलिए गरीब है क्योंकि इसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। टूरिज्म से लेकर हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी, कोल और पेट्रोलियम तक यहाँ पाए जाते हैं, बट इट हैज बीन अंडर टैप्ड सो फार। तो ऐसे नज़ारे में रिजिजू साहब का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है और लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें भी हैं। आइए देखते हैं द नॉर्थ ईस्ट की प्रगति में बतौर कैबिनेट मंत्री की हैसियत से रिजिजू का क्या किरदार हो सकता है। सबसे पहले तो CAA, याद है ना आपको? CAA अभी रिजिजू का स्वागत कर रहा है। एक कानून मंत्री होने के नाते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या संशोधन में उनका बहुत बड़ा किरदार है, पर उन्हें कदम संभल कर रखने होंगे क्योंकि ये एक ऐसी चिंगारी है जो पलक झपकते ही आग लगा सकती है। इसके अलावा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, बाउंड्री डिस्प्यूट्स जैसे मुद्दे तो यहाँ बोनस में है ही। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अभी चकमा हाजोंग इशू जोरों पर है। असम, नागालैंड और मणिपुर में टेररिज्म के मसले तो हैं ही। त्रिपुरा और मेघालय में भी इथनिक इश्यूज के साथ साथ बांग्लादेश पोरस बॉर्डर के इश्यूज हैं। मसलन अरुणाचल प्रदेश के मैकमोहन लाइन से लेकर त्रिपुरा के बांग्लादेश बॉर्डर तक समस्या ही समस्या है, या यूं कहिए काम ही काम है, या यूं कहिए मौके ही मौके हैं। वैसे तो उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, पर द नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की प्रगति में कमी रहना बहुत हद तक यहाँ के स्थानीय निवासियों के कारण भी है। इसके अलावा रिजिजू ने खुद इस मंत्रालय में अपने तजुर्बे को कम बताया है, पर कौन अपनी माँ के पैर से सीख के आता है। वक्त, हालात और तजुर्बा सब कुछ सिखा देता है। लो मंत्रालय 3 विभाग से बने होते हैं: डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की क्षमता होती है और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में बिल इंट्रोड्यूस करने की और ऑर्डिनेंसेस प्लेस करने की अथॉरिटी होती है। ऐसे में 7 शेड्यूल, CAA, आर्टिकल 371H, आर्टिकल 371A जैसे मुद्दों पर मच अवेटेड अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं। तो रिजिजू के लॉ एंड जस्टिस मंत्री बनना खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कितना और क्या लाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर रविशंकर प्रसाद जैसे शख्सियत की जगह लेना कोई मामूली बात नहीं है। वैसे आपको बता दूं, रविशंकर प्रसाद का इस्तीफा, या यूं कहिए दिलवाया गया इस्तीफा, 2 मुख्य कारणों से हुआ है। नंबर 1, कानून और न्याय मंत्री होने के चलते उन्होंने ट्विटर विवाद को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया। दूसरा, IT मंत्री होने के नाते उन्होंने नक्सलाइट एरिया में जिस तरह के टेलीकम्युनिकेशंस की सुविधाएं दिलवानी चाहिए थी, नहीं दिलवाई। कारण जो भी हो, अब रिजिजू के कंधे पर सामान्य से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ है। हालांकि मोदी 2.0 की इस सरकार को कुछ लोग कुछ राज्यों में होने वाले चुनावी चारा भी बता रहे हैं। खैर, रिजिजू के इस मंत्रालय से आपको क्या उम्मीदें हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। नमस्कार।